molecular basis. Molecular basis means molecule responsible for inheritance. कौन सा मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल हो सकता है? कौन कौन से मॉलिक्यूल सेल में है? मैक्रोमोलेक्युलर प्रोटीन्स, there may be DNA, there may be RNA. These are important molecules that can act as molecule for inheritance. So before we discuss if proteins are responsible for inheritance or DNA or RNA is responsible, let us take what are the requisites or important features of a molecule that should act as a genetic material. What should be features of molecule to act as genetic material? हेरिडिटरी मटेरियल या जेनेटिक मटेरियल हम जो कह रहे हैं, तो उसमें क्या फीचर्स का होना जरूरी है सो दैट इट मे एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल? तो ये फीचर्स हैं, नंबर 1, इट शुड बी प्रेजेंट all in all the cells. अगर हम इसको हेरिडिटरी या जेनेटिक मटेरियल बोल रहे हैं तो इट शुड बी प्रेजेंट इन ऑल द सेल्स, इसको सभी सेल्स में होना जरूरी है। नंबर 2, इट शुड रेप्लिकेट, इसको अपने आप को रेप्लिकेट करना चाहिए। अगर रेप्लिकेट करेगा ओनली देन it will transfer the information to new cells. So it should replicate or it should undergo replication. Replication means cell duplication. इसमें replication की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। नंबर 3, it should या it may कर दें यहाँ पर, may develop changes in it, इनको क्या म्यूटेशन वर्ड से यहाँ शो करते हैं। इसमें जो डुप्लीकेशन है और रेप्लिकेशन है, इट शुड बी एग्जैक्ट, बिल्कुल वैसा ही बनना चाहिए जैसा ये है। बट समटाइम्स मैंने कहा है इट शुड डेवलप सम चेंजेस और म्यूटेशंस इन इट टू क्रिएट वेरिएशन। इसमें ये वेरिएशंस पैदा हो जाएं, डेवलप हो जाएं, इसके लिए इसको क्या करना है, कभी कभी अपने अंदर कुछ वेरिएशंस भी डेवलप करनी होंगी, म्यूटेशंस इसमें होनी जरूरी है। तो ये 2-3 फीचर्स हैं विच आर एसेंशियल फॉर जेनेटिक मटेरियल। तो ये हम आगे अभी प्रूव करेंगे कि डीएनए में ये प्रॉपर्टीज हैं या आरएनए में हैं या प्रोटीन्स में हैं। वो हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट आएगा, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, कैसे हम पता लगाएंगे क्या है जेनेटिक मटेरियल। तो बिफोर दैट मैं इस डीएनए के बारे में आपको कुछ स्ट्रक्चरल डिटेल्स भी देना चाहूंगा, क्योंकि जब तक आपके डीएनए के स्ट्रक्चरल डिटेल्स क्लियर नहीं होंगे तब आप इसको हेरिडिटरी मटेरियल के रूप में
नहीं स्टडी कर पाएंगे। And before discussing the structure of DNA, there are some important definitions you can say, or important knowledge that you must have. Like number one, nucleotides. Nucleosides and nucleotides. बिकॉज जब मैं कहूंगा कि डीएनए इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ये वर्ड मैं बोलूंगा भी थोड़ी देर में तो करेंगे कि डीएनए इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। यू मस्ट नो व्हाट इज अ न्यूक्लियोटाइड, व्हाट इज अ न्यूक्लियोसाइड, ये क्या है। नंबर टू, आप इसमें ये भी जानना चाहेंगे कंप्लीमेंट्री, बेस पेयरिंग रूल, ये क्या है। और नंबर थ्री, नाइट्रोजन बेसिस। डीएनए का स्ट्रक्चर प्लस वन में आपने किया है। आई थिंक आपने इनकी जरूर वहां पर नाम के बारे में सुना होगा, व्हाट्स ए न्यूक्लियोसाइड, व्हाट्स ए न्यूक्लियोटाइड, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग रूल, नाइट्रोजन बेस एंड पेंटोज शुगर्स। इनकी आपको जरूर नॉलेज होनी चाहिए। पेंटोज शुगर्स। तो फर्स्ट वी स्टार्ट विद न्यूक्लियोसाइड, क्योंकि इसमें हम तीनों का यूज करेंगे न्यूक्लियोसाइड में। या मैं नीचे से शुरू हो जाता हूँ कि पेंटोज शुगर्स क्या हैं, पहले इनको अंडरस्टैंड करें। इनका कोई स्पेशल आपको नोट बनाने की के लिए एग्जाम नहीं होगा, बट इनके बिना आपको स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए भी क्लियर नहीं होगा। पेंटोज शुगर, व्हाट इज पेंटोज शुगर? शुगर हैविंग 5 कार्बन एटम्स। आप देखेंगे कि ये 5 कार्बन वाली शुगर है। यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे कार्बन एटम नंबर 1, 2, 3, 4 एंड फिफ्थ जो शुगर है इट इज आउट ऑफ द रिंग एट दिस पोजीशन, so it is pentose sugar. Pentose means having 5 carbon atoms. So whether it is DNA or it is RNA, both are having pentose sugars. जो DNA में शुगर होगी, DNA has deoxyribose sugar. DNA में शुगर को हम कहते हैं deoxyribose sugar, और RNA में हम इसको कहते हैं, नेम है इसका राइबोज शुगर। कार्बन एटम नंबर 1 है, यहाँ पर ये H और H, दोनों ही जगह ये H H है, या X ले लें तो ये डी ऑक्सी, मैं पहले ऑक्सी बताता हूँ आपको, यहाँ पर OH ग्रुप मिला देते हैं तो इट बिकम्स राइबोज शुगर, इज कॉल्ड राइबोज शुगर, जिसमें यहाँ पर OH ग्रुप है। बट अगर हम इस OH को रिमूव कर देते हैं, डी का मतलब है हटा देना, रिमूव कर देना, ऑक्सी मींस ऑक्सीजन, अगर आप ऑक्सीजन को यहाँ से रिमूव कर देंगे तो यहाँ पर एच एच ही रह जाएगा, एंड नाउ इट इज कॉल्ड डीऑक्सी राइबोज शुगर। और अगर आप यहाँ पर ओ लगा देते हैं देन इट बिकम्स राइबोज शुगर। राइबोज शुगर विल बी a component of nucleotide of RNA। जो राइबोज शुगर है वो आरएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे
उनका कंपोनेंट होगी। और डीऑक्सीराइबोज शुगर, जिसमें यहाँ से O हटा दिया गया है, इट इज ए कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए। तो ये पहले हमें राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज शुगर्स क्या हैं, पेंटोज शुगर्स क्या हैं। पेंटोज का मतलब है हैविंग 5 कार्बन्स, इसमें 5 कार्बन होंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन होती है हर एक में, कार्बन एटम नंबर 1 2 3 4 और एक रिंग से बाहर है पेंटोज 5। डीऑक्सीराइबोज, अगर यहाँ से H रिमूव कर दिया गया है नंबर 2 से देखेंगे, और अगर OH है तो इज राइबोज, तब ऑक्सीजन आ गई है। तो दिस इज वन कंपोनेंट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड। क्योंकि जब हम न्यूक्लियोटाइड करेंगे या न्यूक्लियोसाइड करेंगे तो वहां पर शुगर जो है ये एक कंपोनेंट होगा, पेंटोज शुगर। तो पेंटोज शुगर आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट पेंटोज शुगर इज नाइट्रोजन बेस। कुल मिलाकर के हमारे पास 5 नाइट्रोजन बेसिस हैं। ये नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस हैं। नाइट्रोजन बेस क्यों कहते हैं इनको? बिकॉज दे कंटेन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस कौन कौन से हैं? इनको हम ब्रॉडली कैटेगराइज करते हैं यूराइंस एंड पाइरिमिडीन्स। यूराइंस एंड पाइरिमिडीन्स। तो which one are purines? Adenine, A, and guanine, G. Both A and G are called purine nitrogen bases. इनको purine nitrogen bases कहते हैं। साइटोसिन C, thiamine D, और अगर thiamine नहीं, एक यूरेसिल U। इनको हम प्यूराइंस कहते हैं एंड साइटोसिन एंड thiamine। अब दोनों में से एक ही होगा, आइदर देयर विल बी thiamine और यूरेसिल। अगर हम नाइट्रोजन बेसिस में पाइरिमिडीन्स के बारे में बात कर रहे हैं तो डीएनए में साइटोसिन एंड थायमिन प्रेजेंट दोनों होंगे। बट इन आरएनए ये डिफरेंस भी है डीएनए में और आरएनए में कि जो नाइट्रोजन शुगर का भी डिफरेंस है। देखिए दोनों में डीएनए में शुगर इज डीऑक्सीराइबोज शुगर। आपको डिफरेंस सब क्रैम नहीं करना है, अंडरस्टैंड करना है कि डीएनए में जो शुगर थी वो पेंटोज शुगर कौन सी है? डीऑक्सीराइबोज शुगर, जिसमें से ऑक्सीजन रिमूव कर दी गई है। बट आरएनए में कौन सी शुगर है? इट इज राइबोज शुगर, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है। पहला डिफरेंस हो गया। सेकंड डिफरेंस हो गया कि डीएनए हैज 4 नाइट्रोजन बेसिस, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन। बट आरएनए हैज यूरेसिल U इन प्लेस ऑफ थायमिन। वहां पर थायमिन की जगह कौन सा नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होगा? यूरेसिल। अगर हम इन बेसिस को कैटेगराइज कर रहे हैं एडेनिन एंड गुआनिन, symbolically A and G are called purine bases। इनको purine bases कहते हैं। साइटोसिन और थायमिन या यूरेसिल इनको पाइरिमिडीन बेसिस कहते हैं। जो purine bases हैं वो डबल रिंग के बने होते हैं। दे आर फाउंड ऑफ डबल रिंग, और ये सिंगल रिंग के बने। ये ध्यान रखेंगे कि प्यूराइंस
डबल रिंग के बने हुए हैं और पायरिमिडीन्स सिंगल रिंग के बने हुए हैं, 4 हैं। अब नाइट्रोजन बेसिस, ये इनको आगे मैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पे से पहले मैं आपको न्यूक्लियोसाइड बता देता हूं यहाँ पर कि इनसे कैसे बनता है। अगर आपको बेसिस के बारे में कुछ आइडिया हो गया है, आपको रिकॉल करना है या रिकॉल करना या रिवाइव करना है, बेसिक स्ट्रक्चर आपने इनका कर रखा है कि की है, कैसे हैं, जो इनकी बॉन्डिंग है 1 to 1 है या 1 to 9 है, वो मैं यहाँ नहीं कर पाऊंगा। अब होता क्या है, for the formation of nucleoside and nucleotide, what happens, it is pentose sugar. ये pentose sugar है, at its carbon atom number 1, इसके कार्बन एटम नंबर 1 के साथ अटैच हो जाता है one of the 4 or 5 nitrogen bases। ये जो मैंने अभी आपको बताए हैं, एडेनिन, साइटोसिन, थायामीन, ग्वानिन या जो भी है, कौन कौन से अटैच हो सकते हैं ना, यहाँ पर नाइट्रोजन बेस मैंने जनरल लिखा है, यहाँ पर अटैच हो सकता है एडेनिन, साइटोसिन, थायामीन, ग्वानिन या यूरासिल, एनीवन, कोई एक अटैच होगा, नॉट मोर देन 1। तो अब आपके पास एक यूनिट बन जाती है पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस। कौन सा बेस है, एडेनिन या साइटोसिन और थायामीन और ग्वानिन और इट में भी यूरासिल, एनी वन ऑफ दीज 5, उनका कॉम्बिनेशन यहाँ बन जाता है। दिस कॉम्बिनेशन ऑफ द पेंटोज शुगर and a nitrogen base is called nucleoside. What is nucleoside? Combination of pentose sugar, ये वाली कोई भी है, ये डीएनए में डीएनए वाली होगी और आरएनए में आरएनए वाली होगी, कोई भी हो ये, प्लस इसके साथ अटैच हो जाए नाइट्रोजन बेस, तो ये क्या बन जाता है, न्यूक्लियोसाइड। इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो बेसिक प्रॉपर्टीज होंगी। केमिकली जो न्यूक्लियोसाइड्स हैं दे हैव बेसिक प्रॉपर्टीज, क्योंकि नाइट्रोजन बेस हमने इसके साथ लगा दिया है, नाइट्रोजन बेस, तो बेसिक प्रॉपर्टीज बेस लाइक। क्लियर हो गया व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड। अब अगर आपको न्यूक्लियोसाइड को नेम करना है तब आप नेम करेंगे अकॉर्डिंग टू द बेस और नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट। अगर ये पेंटोज शुगर डीऑक्सीराइबोज है और ये एडमिन है तो क्या हो जाएगा, एडिनोसिन डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड, साइटिडीन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, थायमिडीन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, ग्वानिडीन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। शुगर और ये दोनों देखिए, बेस देखिए, बेस को पहले रखिए, शुगर बाद में रखिए और नेम लिख दीजिए। अगर है तो जल्दी फिर यहाँ पर चेंज हो जाएगी शुगर, शुगर तक यहाँ पर। अब ये वाली जो है डीऑक्सीराइबोज है, अगर यहाँ पर यू आपको अटैच करना है तब यहाँ पर ओ भी अटैच करना होगा, क्योंकि ये सिर्फ राइबोज शुगर से यूरेसिल अटैच हो पाएगी। अब ये हो गया न्यूक्लियोसाइड, आपको क्लियर होना चाहिए। बट न्यूक्लियोसाइड से हमारा फंक्शन हल नहीं होगा, हमने करना है न्यूक्लियोटाइड। अब हम क्या करते हैं, मैंने आपको 3 कंपोनेंट न्यूक्लियोटाइड के लिए कहे हैं। कौन कौन से 3 कंपोनेंट्स न्यूक्लियोटाइड के लिए, पेंटोज शुगर ये हो गया, जो कि कौन सा हो सकता है, डी ऑक्सी और राइबोज शुगर। सेकंड बोला है मैंने नाइट्रोजन बेस। थर्ड अब मैं लगा रहा हूं फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप, अब
जो ये 5th कार्बन एटम है, इसके साथ मैं एक PO4 फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर देता हूँ। चाहे आप हो सकता है आपकी बुक्स में इसको ओपन करके लिखे हो P सेंटर में करके OOO, आप उस तरह लिखिए, यहाँ पर स्पेस प्रॉब्लम है तो मैंने सिंपली इसको राइट डाउन किया है PO4, इट इज फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप। अब इस को देखिए आप कि किस किस का कॉम्बिनेशन हो गया, पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप। इस complete combination of all the three components is called nucleotide. इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए जो है इट इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। हम कहते हैं डीएनए इज मेड अप ऑफ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स। इससे भी बेटर लैंग्वेज में हम क्या कह सकते हैं कि डीएनए इज ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉली मीन्स मैनी, न्यूक्लियोटाइड मीन्स न्यूक्लियोटाइड्स, यानी एक डीएनए में चेन में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स अटैच हुए हैं, जुड़े हुए हैं, बॉन्ड हुए हैं। तो ये न्यूक्लियोटाइड क्या है, आपको इनका नॉलेज होनी चाहिए थी, तो मैंने इसीलिए आपकी इस नॉलेज को सिर्फ याद कराया है, आपने इसको कर रखा है। अब फिर मैंने क्या बताया है कि नाइट्रोजन बेस जो है वो हमेशा कौन से कार्बन एटम पर अटैच होगा शुगर के, इट इज ऑलवेज अटैच्ड एट कार्बन एटम नंबर 1। और पेंटोज जो फॉस्फेट ग्रुप है ये कार्बन एटम नंबर 5 पर जाएगा। ये स्ट्रक्चर बन गया है एक न्यूक्लियोटाइड। आप न्यूक्लियोटाइड को भी ऐसे ही नेम कर सकते हैं। अगर यहाँ पर एडेनिन नाइट्रोजन बेस है तो क्या हो जाएगा, एडिनोसिन, एडिनोसिन डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। अगर ये नहीं है तब ये था डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड। ये साइड और टाइड का डिफरेंस जरूर क्लियर कर लें। इफ फॉस्फेट ग्रुप इज एब्सेंट तो इट्स अ न्यूक्लियोसाइड। अगर यहाँ पर एडेनिन है तो एडिनोसिन डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड साइड। और अगर इसके साथ फॉस्फेट ई अटैच हो गया है तो इट विल बी नेम्ड एज एडिनोसिन डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। साइटिडीन डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड, अभी टाइड है, अब हम लिखेंगे इसको एडिनोसिन। अब मैं एक बता रहा हूँ, यहाँ एडेनिन लगा हुआ मान लीजिए तो एडिनोसिन। शुगर कौन सा है, राइबोज है या डीऑक्सी, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है तो इट इज डीऑक्सी राइबोज। अब ये फॉस्फेट लगा हुआ है तो इट इज न्यूक्लियोटाइड। अगर मैं यहाँ ए की जगह सी लगा दूंगा तो इट विल बी साइटिडीन डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड एंड सिमिलर। ये नेम रखने का इनका मैसेज क्लियर हो गया आपको। अब हम आगे बात करेंगे कि डीएनए इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड। जब हम वाटसन एंड क्रिक मॉडल डीएनए का करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। तो मैं उससे पहले ही आपको ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग रूल के बारे में बताना चाह रहा हूं ताकि उस समय फिर प्रॉब्लम ना आए। अब मैं इनको रब कर रहा हूं। क्योंकि वाटसन और क्रिक के मॉडल के अनुसार हम कहेंगे कि डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड। डीएनए दो पट्टियों का बना हुआ है, ये एक स्ट्रैंड है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है। मैं अभी सारा डिटेल आपको कराऊंगा, इसमें क्लैरिटी भी बताऊंगा आपको, क्लैरिटी भी दे दूंगा आपको। तो अगर यहाँ पर एडेनिन है, एक सीक्वेंस में बना लेता हूँ एक स्ट्रैंड पर, इट इज सी, इट इज जी एंड इट इज टी। ये सीक्वेंस है एक स्ट्रैंड का, वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। तो दूसरे का सीक्वेंस क्या होगा, इसके लिए हम हेल्प लेंगे एक रूल की, एंड दैट रूल इज कॉल्ड वाटसन एंड क्रिक complementary base pairing rule. According to this rule, adenine of this strand का adenine will join with thymine of the other strand. Adenine हमेशा adenine हमेशा thymine of the other strand
एडेनिन जो है वो हमेशा दूसरे स्ट्रैंड के, ये एक स्ट्रैंड है, मैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड इट इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ये प्राइम वर्ड अभी थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए, बट लिख लीजिए कि ये दोनों एंटी पैरेलल जरूर हैं। ये 5 प्राइम और 3 प्राइम क्या है, यानी कि ये पोलैरिटी अलग अलग डायरेक्शन में क्यों है, एंटी पैरेलल क्यों है, ये बताऊंगा आपको डीएनए में। बट अभी आप इतना ही याद रखें कि वन स्ट्रैंड हैज पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ऊपर 5 5th प्राइम एंड है, नीचे 3rd प्राइम है, तो दूसरे पर इसे उलट होगी 3rd प्राइम टू 5th प्राइम एंड। अब इसका ए इसके टी से बाइंड करेगा, ज्वाइन करेगा विद 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये कौन सी बॉन्ड्स हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, डोंट मेक मिस्टेक, कोवेलेंट बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। सिमिलरली ये रूल है हमेशा, और इस रूल को आप जेनेटिक्स के लिए बिल्कुल अच्छी तरह से गांठ बांध के रखेंगे कि इसके बिना जेनेटिक्स नहीं क्लियर होगी। आप साइटोसिन ऑफ वन स्ट्रैंड join with guanine of the other strand by 3 hydrogen bonds. तीन हाइड्रोजन बॉन्ड से एक स्ट्रैंड का साइटोसिन ऑफ वन स्ट्रैंड ज्वाइन विद या बाइंड विद guanine of the other strand। अब ये G है, तो बताइए मेरे को ये किस कैसे बाइंड हो जाएगी, क्या किससे अटैच हो जाएगी, C से, और T किससे अटैच हो जाएगी, A से। This is called complementary base pairing rule as proposed by Watson and Crick। ये वॉटसन और क्रिक का दिया हुआ एक रूल है जिसको कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग रूल कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, एडेनिन ऑफ वन स्ट्रैंड join with thiamine of the other strand by 2 hydrogen bonds। cytosine of one strand join with guanine of the other strand by 3 hydrogen bonds। इसी से आगे आपको चार्गफ्स रूल, अरविंद चार्गफ ने कुछ जनरलाइजेशंस दिए थे, वो भी बताऊंगा क्योंकि उन पे क्वेश्चंस भी आते हैं। बट अभी वो जरा वेट करें उसके लिए। तो आपको न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, पेंटोज शुगर, कंप्लीमेंट्री पेयरिंग, ये सब क्लियर हो गया है। ये थोड़ा बेसिक नॉलेज लेने के बाद लेट अस स्टार्ट विद डीएनए। अब हम डीएनए से स्टार्ट करेंगे। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड काफी पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर है, जेनेटिक मटेरियल है सभी यूकेरियोट्स में। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड इज डीएनए। अब आप नेम ही आपको इंडिकेट कर रहा है, इसमें शुगर कौन सा होगा, इट विल बी डीऑक्सीराइबोज, बाकी नाइट्रोजन बेसिस होंगे। तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं कि डीएनए इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड। डीएनए इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये हम इसका पहला इसकी डेफिनेशन दे रहे हैं आपको, यस बता रहे हैं कि व्हाट इज डीएनए। अगर आपको सिंगल लाइन में बोलना है कि व्हाट इज डीएनए, तो डीएनए इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड दैट इज मेड अप ऑफ मैनी न्यूक्लियोटाइड्स। आप जानते हैं कि डीएनए इज अ मैक्रो मॉलिक्यूल, नॉट माइक्रो, मैक्रो मॉलिक्यूल। वैसे लिख देता हूं आपको बताने के लिए, इज अ मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो मॉलिक्यूल
जो सेल में मॉलिक्यूल्स हैं दे आर माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो. हाउ डू वी कैटेगराइज देम? मॉलिक्यूल्स हैविंग मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 1000 उनको हम माइक्रो मॉलिक्यूल में रखते हैं. जिनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 से कम है तो दे आर कॉल्ड माइक्रो मॉलिक्यूल्स. 1000 AMU एटॉमिक मास यूनिट. और अगर ये 1000 से ज्यादा है, मोर देन 1000 है, तो इट इज कॉल्ड मैक्रो मॉलिक्यूल. जैसे DNA है, RNA है, प्रोटीन्स हैं, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट्स हैं. All these are macromolecules. So DNA is also a macromolecule. आपने कहा इसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड. तो अगर हम बात करें डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की और उनके पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की, तो उनमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं? एक मेरे पास बैक्टीरियोफेज है, फॉर एग्जांपल बैक्टीरियोफेज. ये बता रहा है कि इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड लगभग होते हैं. बैक्टीरियोफेज पाई इंटू 174. ये नेम नोट करें, पाई इंटू 174. इट हैज इसमें this number of nucleotides is present. पहले इनके नंबर नोट कर लो, then I will tell you कि what is bacteriophage. अगर आप बैक्टीरियोफेज लैम्डा वायरस की बात करते हैं, इसमें लगभग कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ये नोट कर लेंगे. ये डाटा आपकी बुक में भी है. ये 502 लैम्डा वायरस. अगर आप ई कोलाई जो कि एक बैक्टीरिया है ग्राम नेगेटिव, ई कोलाई ये ग्राम नेगेटिव, जो नॉलेज मिलती है उसको नोट कर लो. बैक्टीरियम, इसके न्यूक्लियोटाइड्स को देखते हैं. ये देखिए वायरस कम है, उसके बाद इनका नंबर इंक्रीज हो रहा है. ई कोलाई में 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर्स. बेस पेयर्स होते हैं, यानी बेस पेयर मींस न्यूक्लियोटाइड्स. कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि व्हाट इज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन ई कोलाई. ई कोलाई में है 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर्स. बेस पेयर नहीं लिखना चाहते तो सिंपली राइट डाउन न्यूक्लियोटाइड्स. न्यूक्लियोटाइड, वन न्यूक्लियोटाइड इज अ बेस पेयर. जो आप कॉम्प्लीमेंट्री कर रहे थे, ए और टी को मिला करके एक न्यूक्लियोटाइड बनता है, तो हमने इसको बेस पेयर भी बोल दिया है. अगर हम ह्यूमन डीएनए की बात कर रहे हैं, यानी कि हैप्लॉइड सेट क्रोमोसोम्स, इसमें कितने बेसिस होते हैं? 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स, यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स. ये सिंगल मैंने हैप्लॉइड सेट में कहा है. अगर डिप्लॉइड में बात कर रहे हैं आप, हैप्लॉइड सेट 3.3 का है, अब डिप्लॉइड सेट कितना हो जाएगा? अब इसको डबल कर दो, शॉर्ट में लिख दिया मैंने. तो ये फिगर एक बार आप जरूर देख लेंगे कि कितने कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं. आपने पहला लाइन लिखा है कि डीएनए इज मेड अप ऑफ
is a polynucleotide means it is made up of many nucleotides. तो आपको ये बताया गया है एग्जांपल्स में कि जो बैक्टीरियोफेज है उसका नाम दिया है, इसको कहते हैं pi*174 वायरस। ये बताता हूँ बैक्टीरियोफेज क्या होता है। इसका डीएनए हम स्टडी करते हैं तो इट हैज दिस नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अगर हम एक लैम्डा वायरस है उसका डीएनए को स्टडी कर रहे हैं उसपे, इट हैज दिस नंबर ऑफ नाइट्रोजन बेसिस और न्यूक्लियोटाइड्स। ई कोलाई एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, आप जानते होंगे इसके बारे में। 4.6 into 10⁻⁶ बेस पेयर्स इसमें होते हैं। और अगर ह्यूमन की हम बात कर रहे हैं, इसके सिंगल जीनोम में एक गैमेट में 3.3 into 10⁹ बेस पेयर्स होते हैं। और अगर हम डिप्लॉयड डबल की बात कर रहे हैं तो इसको डबल कर दीजिए, दिस मच नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये आपको दे रहा है फिगर कि कितने न्यूक्लियोटाइड्स का ये बना हुआ है। और इतने न्यूक्लियोटाइड्स हैं तो नेचुरली इनका मॉलिक्यूलर वेट आप निकाल लीजिए, इट विल बी इन मिलियंस और बिलियंस। अब ये बैक्टीरियोफेज फेज क्या है ये भी सीख लें, ये भी काम में आएगा। आगे आपको बार बार बैक्टीरियोफेज वर्ड आएगा। व्हाट इज बैक्टीरियोफेज? बैक्टीरियोफेज इज अ वायरस। ये एक वायरस होता है। एंड वायरस, यू नो, वायरस इज अ यूनिक कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। मैंने लिविंग नहीं कहा है, यूनिक कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एट द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरस जो है वो लिविंग भी होते हैं, नॉन लिविंग भी होते हैं, यानी बॉर्डर लाइन पर ये हैं। जब ऑर्गेनिज्म के बॉडी में है तो दे बिहेव एज लिविंग, आउटसाइड द बॉडी नॉन लिविंग। दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, बॉडी में जाकर रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो लिविंग लाइफ हो रहे हैं, बाहर आकर के लिविंग नहीं है। तो ये एक यूनिक कैटेगरी है। तो वो कैटेगरी वायरस की दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि व्हाट इज बैक्टीरियोफेज। आपने नाम तो लिख दिया है ऊपर, वायरस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरियम एंड किल इट। एक बैक्टीरियम को इन्फेक्ट करता है और उसको मार देता है, किल कर देता है। दिस इज कॉल्ड बैक्टीरियोफेज, राइट। ऐसा ही एक बैक्टीरियोफेज में लिखा pi*174। ये वायरस ही होते हैं। लैम्डा वायरस ये एक वायरस का नाम है, वायरस ही है ये भी वायरस है, ये भी वायरस है। यहाँ पर हमने इसको बैक्टीरियोफेज नाम लिख दिया है। देन ई कोलाई ये बैक्टीरिया हैं और आपकी इंटेस्टाइन में रहने वाला ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है। इसके बारे में डिटेल आपने +1 में काफी की होगी। ह्यूमन, इस फिगर को जरूर नोट कर लें, एनसीईआरटी की हेल्प भी लें। ये आपको बता रही है कि हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स आर देयर इन डीएनए ऑफ ईच ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स। अगर ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? व्हाट इज इट्स स्ट्रक्चर? To study the structure of DNA, generally we take Watson and Crick model structure of DNA. Proposed by Watson and Crick. इन्हीं के प्रपोज किए गए मॉडल के आधार पर या बेस पर हम वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। मैंने आपको कहा भी था कि आप इसका एक सिंपल डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो हम इसके लिए
ये लाइंस यहाँ पर